अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जहाँ जहाँ पे आप हैं आपको अ, सलाम हो, नमस्कार हो, सत श्री अकाल भी हो। और आज जुमा है, आपको जुमा मुबारक भी हो। और जहाँ जहाँ पे हैं अपना सेहत का ख्याल रखिए, अपना अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। आज का जो इमिग्रेशन का जो टॉपिक है हमारा, जिस पे आज हम इमिग्रेशन की बात करेंगे, वो बड़ा एक अहम इशू है जिस पे बहुत ज़्यादा लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको जो यूके की इमिग्रेशन है उसके जो ये वाला पॉइंट जिस पे आज हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपके कोई ख़ास कोई सवाल है, आपके कोई ख़ास आपके सर्कमस्टांसिस हैं, तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको आपका सवालों का जवाब भी दे सकूं या आपकी एडवाइस आपको कर सकूं। बहरहाल जो आज का इशू है उसमें अक्सर लोग पूछते हैं, इंक्वायरी भी करते हैं, तो वो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आज मैं लाइव सेशन करूं। वो ये है कि स्पाउस वीज़ा, आपको पता है कि स्पाउस वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो स्पाउस वीज़ा, जिसको शादी का वीज़ा कहा जाता है, स्पाउस वीज़े के लिए जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है, जो आपका इनकम का आता है, जो आपका स्पॉन्सर का होता है, वो होता है 18,600, 18,600 पाउंड्स होंगे। तो तब आप स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जी। ये नाहिद देवान, नाहिद अवान, वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे इस टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कीजिए, शेयर कर दीजिए साथ, ताकि और लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर दीजिए, और अगर आपने शेयर कर देंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं भी ये फेसबुक के ऊपर साथ में इसको लाइव सेशन को मैं भी शेयर कर दूं। और फिर हम स्पाउस वीज़ा एग्जाम्पशन की बात करेंगे कि आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको बुक के ऊपर साथ में इसको लाइव सेशन को मैं भी शेयर कर दूं। और फिर हम स्पाउस वीज़ा एग्जाम्पशन की बात करेंगे कि आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको applicant who wish to apply for a spouse visa to join her husband or sponsor in the UK, एंड उस कहाँ पे आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। फ़ीस वहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी इफ़ हर हस्बैंड, या उनकी बेगम या उनके हस्बैंड जिनके लिए वो स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ दे आर ऑन अ रिसीट ऑफ डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस, अगर वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, तो देन जो है वेदर दे कुड इवन मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और नॉट। ये सवाल, जो इंक्वायरी जो लोगों की आती है, वो आती है कि एप्लीकेंट हु विश टू अप्लाई ए स्पाउस वीज़ा टू ज्वाइन हर हस्बैंड in the UK, her husband was in a receipt of disability living allowance, and she or he had reservations as to whether they could even meet the financial requirement or not. So good news is where a person is in a receipt of disability living allowance, जहाँ पे आपका, जिसके लिए आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, तो देन यू डोंट नीड टू पे होम, इसकी एम्बेसी की जो फ़ीस है 1529, 1550 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली वो फ़ीस है। आपको IHS के चार्जेस पड़ते हैं 624 पाउंड, वो हैं। तो वो टोटल मिला के तकरीबन 31-3200 पाउंड, 3000 प्लस बन जाते हैं। वो आपको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ आप अगर डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं जी। ये कुछ मैसेज आ रहे हैं जी, मैं उसका भी साथ साथ मैं देख लूँ। और प्लीज़ इसको, वीडियो को साथ में शेयर कर दीजिए। अभी तक किसी दोस्त ने शेयर नहीं की। सिंह साहब हैं, और बुक अपॉइंटमेंट जी, अगर आप अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। इसी टिकटॉक अकाउंट के ऊपर नीचे हमारी वेबसाइट आ रही है www.barilawAssociates.com, वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, जो कि नंबर है 07469259470, 07469259470। और ये वीडियो चूँकि लाइव है, जो ही ख़त्म होगी ये फिनिश हो जाएगी, लेकिन इसको मैं यूट्यूब के अपने अकाउंट पे भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप
रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऊपर आ रही है। हाय आपने लिखा है माय डैड लॉस्ट इज़ बायोमेट्रिक कार्ड इन पाकिस्तान। जी अगर आपके डैड ने बायोमेट्रिक कार्ड लॉस कर लिया है तो आप उसको रिप्लेसमेंट के लिए दोबारा अप्लाई कर दीजिए, तो वो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होगी, उसका नंबर आप लिखेंगे तो वो आपको रिप्लेस करके नया वाला भेज देंगे। एंड आई हैव अ क्वेश्चन नीड टू आस्क। जी बिल्कुल आप पूछिए, मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के जितना इस लाइव सेशन में दे सका जवाब तो दूंगा, अदरवाइज़ आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा। वर्क परमिट कितने टाइम में मिल सकता है? देखिए वर्क परमिट का ये है कि आपका जो स्पॉन्सर है, जिन्होंने आपका जो कंपनी है जो आपको ऑफ़र कर रही है जॉब की, ये वो उनके पास स्पॉन्सर का लाइसेंस होना चाहिए, तो वो आपका परमिट वो अप्लाई करेंगे जी। एंड ये है I've got 10 years visa in 2.5 parts. I came to UK when I was 4 and now I'm 21. चलिए जी माशाल्लाह, आपको 21 ईयर आपकी एज होगी, जवान हो गए आप, बच्चे आए थे आप, अब आप जवान हो गए। तो आपका सवाल क्या है वो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं तो इसी बात पे खुश हूँ कि आप 4 साल की उम्र में आए थे, अब आप 21 साल के हो गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा जी, ब्रिटिश एंड जी शमीम अली जी ने लिखा है हाय हाउ आर यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं गुड हूँ, एंड आई डू होप कि आप भी अच्छे होंगे या होंगी। तो अल्लाह खुश रखे आपको। हाल पूछने का शुक्रिया। आज के दौर में कोई हाल भी पूछ ले तो बड़ी बात है। स्टूडेंट वीज़े के बाद अच्छा कहाँ गया मैसेज, कहाँ गया भाई? व्हाट्स द न्यू रूल्स यू एक्सपेक्ट आर कमिंग। देखिए जो न्यू रूल्स हैं उसके बारे में वैसे मैं सोचता हूँ कि उसके ऊपर भी मैं डिस्कस किया करूँ साथ साथ। तो न्यू रूल्स फ़िलहाल तो कोई नहीं है जी। देखिए न्यू रूल्स जो लोग सुनना चाहते हैं वो है एमनेस्टी स्कीम। तो एमनेस्टी स्कीम न्यू ईयर के बाद दुआ कीजिए आ जाए तो अच्छी बात है, फ़िलहाल तो कोई नहीं है। अच्छा अगर ये देखिए, मैं सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे जिनके मैसेज अभी मिस हो जाते हैं मुझसे। मेरा नंबर ऊपर आता है, आप टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मेरी सारी डिटेल्स हैं वहाँ पे। और मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाता हूँ, आप जब कॉल करते हैं आप कॉल कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। मुझे आप कोई किसी गलती से मेरा कोई जवाब मैं ना दे सकूँ तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ मुझे जो कॉल्स आती हैं मैं कॉल्स अटेंड भी करता हूँ, मैं ईमेल्स के भी जवाब देता हूँ, मैं जहाँ जहाँ पे मैसेज आता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा लेकिन ये सम टाइम ये यहाँ पे मिस हो जाते हैं जी, ये सवाल चल रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट वीज़ा के बाद PSW कितने दिन में मिल जाता है? देखिए जो आपका PSW जब आप अप्लाई करेंगे नॉर्मली 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं एप्लीकेशन का जवाब आने में। तो आजकल कोविड की वजह से थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, लेकिन ऑल दी वेरी बेस्ट, आप अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। अच्छा जी आपने लिखा है जी कि आपने Tier 4 to Tier 2 में करा सकते हैं, मैं यूके में स्टूडेंट हूँ। जी बिल्कुल आप मुझसे रब्ता कीजिए, तो जो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, गाइडेंस चाहिए होगी, या आपने हमारे ऑफिस के थ्रू एप्लीकेशन करवानी होगी तो इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे जी। ग्रोसरी स्टोर कम्स अंडर Tier 2 और नॉट। देखिए ये बड़ा टेक्निकल सा है, उसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी कि कौन Tier 2 में आता है या नहीं आता है, या कौन उसमें आता है। उसमें मेन ये है कि क्या वो जो कंपनी है जिस जो जो वो ऑब्वियसली वो कंपनी कोई भी हो सकती है, वो उसका ये है कि क्या उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है। तो अगर उन्होंने स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है तो वो उसमें आता है, अगर नहीं किया हुआ तो उन्हें आप कहिए कि स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर दें ताकि वो फिर बाकी फर्दर वो काम कर सकें जी। कैन आई चेंज माई प्लेस ऑफ बर्थ ऑन ब्रिटिश पासपोर्ट? चेंज ऑफ बर्थ आपको देखिए जब आपका पासपोर्ट था जो पाकिस्तान का था उसके ऊपर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ लिखी होगी कि आप कहाँ पे पैदा हुए। अगर अब आप चेंज करना चाह रहे हैं तो उसकी कोई रीज़न होगी, तो वो अगर कोई ख़ास कोई वजह है अगर आपको चेंज करने की तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें नाम चेंज कर सकते हैं, अपना सर नेम चेंज कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जगह बतानी पड़ेगी कि क्यों है। अब आप कहें कि जी के पासपोर्ट पे लिखा हुआ था आप जलंधर में पैदा हुए, इंडिया में पैदा हुए, लखनऊ में पैदा हुए, तो अब आप कहें जी कि मैं तो वहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ जी कि मैं कराची में पैदा हुआ, तो वो तो बड़ा गलत सा हो जाएगा। तो अगर कोई छोटी मोटी उसमें गलती है तो उसको आप बिल्कुल करेक्ट करवा सकते हैं। जी आपने सलाम, ये जोया जी मेरा ख्याल थी।
जोया जावेद जी, सलाम, कैसे हैं आप भाई जी? बहुत शुक्रिया आपका बहन। मैं अच्छा हूँ, आप भी, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छी होंगी। अगर आपने अभी तक ट्विटर डेफिनेट आपने मेरा अकाउंट किया होगा लाइक, तो दैट्स वाई आप यहाँ पे हैं, लेकिन शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी मुझे ज्वाइन कर सकें। और ये कुछ मैसेज आ रहे हैं, मैं साथ साथ उसका भी जवाब दूंगा। अब मैं जो असल टॉपिक था उस पर भी मैं आऊँ ताकि लोग मुझे गालियाँ ना दें कि भाई स्टार्ट तुमने किया था कि एग्जाम जो स्पाउस वीज़ा की एग्जामेशन फ़ीस है, जो स्पाउस जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती, तो वो कौन लोग हैं जिनको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती? वो लोग जिनके जो स्पाउस स्पॉन्सर हैं वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस अगर ले रहे हैं तो वो उनको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती। अच्छा, इसमें जो इनकी जो इमिग्रेशन बुक में आती हैं चीज़ें, वो आती हैं कि दिस अप्लाइज ऑल्सो टू, कि कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर जिनको फ़ीस नहीं देनी पड़ती। वो है केयर अलाउंस जो ले रहे हैं, स्वीयर डिसेबलमेंट अलाउंस जो है, जो स्वीयर किस्म की जिसको डिसेबिलिटी है, कोई किसी मतलब जिसको डिसेबल को क्या आप उर्दू पंजाबी में क्या कहेंगे, जो मोहताजी है किसी चीज़ की बॉडी वाइज जो है, और वो स्वीयर किस्म की है। अच्छा, फिर इंडस्ट्रियल इंजरीज डिसेबलमेंट बेनिफिट आ गया। इंडस्ट्रियल इंजरी डिसेबलमेंट मींस के आपकी वो डिसेबिलिटी जो आपको किसी फैक्ट्री में काम करते हुए, किसी इंडस्ट्री में काम करते हुए, वहाँ से आपको जो इंजरी आई है और आप उसके बेनिफिट्स ले रहे हैं। अटेंडेंस अलाउंस और पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट, जिसको हम पिप कहते हैं, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो है वो अगर आप ले रहे हैं। फिर आर्म्ड फोर्सेस इंडिपेंडेंस पेमेंट जो है, जो लोग आर्मी में काम करते थे, फ़ौज में काम करते हैं, उसकी वजह से अगर डिसेबिलिटी आई है तो वो उनके आते हैं जी। ये कुछ सवाल चल रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आपके जवाब दूंगा, लेकिन जो मिस हो जाए प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ की जो लाइव वीडियो ख़त्म होती है तो मैं वहाँ पे उसको अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, फिर उसमें आ जाता है जी कि मोबालिटी जो सप्लीमेंट डिसेबलमेंट पेंशन अंडर द वॉर पेंशन स्कीम, जो जंग में वॉर में वाले इसमें हिस्सा लेते हैं तो वो उनको जो पेंशन मिलती है, ये एक सारी एक लिस्ट है। ये वो लोग हैं जिनको स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस नहीं देनी पड़ती। ना उनको स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस देनी पड़ती है, ना उनको इमिग्रेशन हेल्थ सर्विस चार्जेस जो हैं 624 पाउंड्स पर ईयर, वो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं उनको, वो फ़ीस से एग्जेम्प्टेड हैं, उनको नहीं देनी पड़ती। अच्छा, अब इसकी एविडेंस कैसे आएगी कि जी कि ये कि जी कि हम उस पे हैं तो हमें फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी? अच्छा, कुछ सवाल है, मैं उनके जवाब दे दूँ। ब्रिटिश बेबी हो तो वालिद विंडो पे वीज़ा ले सकता है? प्लीज़ बता दें जी। ब्रिटिश बेबी हो तो वालिद विंडो पे वीज़ा ले सकता है। विंडो से मुराद ये है कि आपकी बात से मुझे ये लगा है कि जैसे ब्रिटिश बेबी है लेकिन वो फादर का जो वीज़ा है वो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, शायद पाकिस्तान से आप या जिस भी कंट्री से, तो आपको उनका वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो विंडो सिस्टम तो आजकल है नहीं, चूँकि वो आजकल सारा ऑनलाइन सिस्टम ही है। तो जैसे आप पाकिस्तान है तो वहाँ से जो वीज़ा अप्लाई होते हैं वो सारे ले के सिस्टम सारा अबू धाबी से भी काम कर रहा है, लेकिन यह है कि वो अप्लाई करना पड़ेगा। विंडो सिस्टम किसी ज़माने में होता था, लोग डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे एम्बेसी में और वहीं पे होता था, तो वो वहाँ पे है। और अगर आपका मतलब है कि वो ऑलरेडी यूके में है तो फिर भी मुझे आपका सवाल एक्चुअल क्लियर नहीं है, जितनी मुझे समझ आई है मैंने उसका जवाब दिया। व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू अप्लाई स्पॉन्सर लाइसेंस टू ग्रोसरी स्टोर? देखिए, ग्रोसरी स्टोर के लाइसेंस का है कि उनकी जो कंपनी है वो थोड़ा टेक्निकल है। मैं इन शॉर्ट एक आध लाइन में बता देता हूँ, बाकी आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। अगर आप हमसे उनका स्पॉन्सर अप्लाई करवाना चाह रहे होंगे तो हम करवा देंगे। अदरवाइज़ अगर आप ख़ुद भी करना चाह रहे हैं तो उसमें उनकी जो कंपनी आएगी, उनकी जो डिटेल्स आएंगी कि वो कितना उसका जो टर्नओवर है वो कितनी है, कितने ऑलरेडी मुलाजिम काम कर रहे हैं और वो क्यों स्पॉन्सर का लाइसेंस उनको चाहिए, और जो सारी उसकी रिक्वायरमेंट आती है कि एक शख्स का अगर बिज़नेस ही नहीं है, ज़ीरो पे बिज़नेस है, थोड़ी सी बेसिक सी इनकम है, 12-14 हज़ार पाउंड उनकी इनकम है, तो वो तो ख़ुद अपनी सर्वाइवल उनकी मुश्किल है, तो वो आगे स्पॉन्सर कैसे आएंगे? ये बेसिकली सारा एक बिज़नेस कॉन्सेप्ट है कि ताकि उस हवाले से है। आई डू होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, ये हेलो, कैन यू क्लेरिफाई माई ब्रदर आई एल आर कार्ड एक्सपायर्स लास्ट मंथ, व्हाट शुड वी डू? देखिए, अगर उनका ILR एक्सपायर हो गया है तो वो
एक्सपायर आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं गालबन, या आप उसका साल एक गुजर जाता है आपका तो उसकी नेचुरलाइजेशन के लिए आप जाएंगे। तो अगर उसमें कोई और आप का सवाल मुझे इतना क्लियर समझ नहीं आई कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। क्या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल गया है तो आप उनकी नेशनलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं शायद। तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, मैं आपको डिटेल में जवाब दे दूंगा जी। अच्छा, जबरानो केस बारे में बताइए जी। जबरानो आप शायद इंडिया से हैं तो इसलिए आपने जबरानो का वर्ड यूज़ कर दिया, जम्बरानो को आपने जबरानो कर दिया। तो वो जो पाकिस्तान साइड के लोग हैं वो कहते हैं जी ज़बरदस्ती, तो जो इंडिया साइड के हमारे बहन भाई हैं वो कहते हैं ज़बरदस्ती। तो इसी तरह आपने ये जम्बरानो को आपने जबरानो कर दिया है, लेकिन चलिए हमें समझ आ गई। देखिए, जबरानो जो केस था उसकी एक टाइम फ्रेम था, उसकी डेडलाइन थी 30 जून तक के लिए लोग वो अप्लाई कर रहे थे, या अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई वजह है आपकी, अगर कोई ख़ास आपके सर्कमस्टांसिस हैं एंड यू मिस्ड दैट डेट, आपको वो डेट मिस हो गई है किसी वजह से, तो वो उसकी कोई ख़ास वजह है, कोविड की वजह हो सकती है या आपके और कोई इश्यूज़ थे, तो अगर वो आप मिस की है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जमरानो केस में ये था कि वो बच्चे जो यहाँ पे पैदा हुए और या उनको यहाँ पे रहते हुए कम से कम 5 साल गुजर गए हैं, और वो उनके जो पेरेंट्स हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे और वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो एक जमरानो केस एक फ़ैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें ये था कि जी कि आप चूँकि इस वक्त लाइव देख रहे हैं मुझे, तो अगर वो कॉल्स कर रहे हैं तो प्लीज़ मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, या यही मेरा नंबर व्हाट्सअप के ऊपर भी है। तो आई थिंक व्हाट्सअप के ऊपर अगर आप मुझे ऐड कर लेंगे और हेलो आएगा मैसेज छोड़ देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो जी, ज़मानो केस का मैंने बता दिया आपको। अगर आपका कोई ख़ास ज़मानो केस के बारे में कोई सवाल है तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जो हो सका आपके लिए मैं करूँगा। अच्छा जी, आपने ये सवाल है एक CR8, एक तो आप लोगों के ये नाम और ऐसे लिखे होते हैं जैसे कोई एजेंसियों के नाम होते हैं ना, CR81। अच्छा जी, आपने कहा जी वी वांट टू मूव टू USA, एनी हेल्प प्लीज़। अच्छा, USA में मूव अगर आप करना चाह रहे हैं, मैं USA की इमिग्रेशन को तो नहीं जानता, मैं सर UK की आपको एडवाइस कर सकता हूँ। तो US के लिए आपको कोई US इमिग्रेशन अटॉर्नी जो है उनसे रब्ता करना पड़ेगा। तो सॉरी, मैं USA के बारे में आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाह रहा। बेसिक थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज तो है, लेकिन वो गलत हो जाएगा चूँकि आप वहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं, तो इसलिए अगर कोई UK की इन्फॉर्मेशन हो तो मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, गुरजीत जी का सवाल है, भाई जी आपने लिखा है जी ब्रो प्लीज़ गिव सेम इंफॉर्मेशन S3। अच्छा जी, ये उसके ऊपर बड़ी लंबी इन्फॉर्मेशन है जी, ये सेक्शन 3 के ऊपर जो आप पूछ रहे हैं मुझे, गालबन आप सेक्शन 3 वाला ही पूछ रहे हैं, उसके ऊपर मैं नोट कर लेता हूँ और उसके ऊपर मैं आई प्रॉमिस कि मैं कल जो है उसके ऊपर लाइव वीडियो मैं बनाऊंगा और बड़ी उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे मेरी वैसे कोशिश होती है कि मैं जिस टॉपिक को पकड़ूं मैं उसकी जिन्हों पंजाबी च कहते ना इची बिची मैं छेड़ दें ताकि कोई विच कसर ना रह जाए कि जी ये फलां चीज़ दी विच मिस कर गया बंदा। तो स्टिल रह तो जाती हैं खलिश और ख्वाहिश कहीं ना कहीं रह जाती हैं। तो जैसे अभी ये आज हमने बात की है कि वो लोग जिनको स्पाउस वीज़ा की फ़ीस नहीं देनी पड़ती कौन लोग हैं, वो लोग हैं जो डिसेबिलिटी अलाउंस लिविंग अलाउंस पे हों, जो केयर अलाउंस पे हों, जो सीवियर डिसेबलमेंट अलाउंस पे हों, जो इंडस्ट्रियल इंजरी डिसेबलमेंट जो बेनिफिट है उस पे हों, अटेंडेंस अलाउंस ले रहे हों, जो पिप की ले रहे हों, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो वो ले रहे हों, जो आर्मी या इस तरह के जगह से रिटायर्ड हुए हैं और वो उसमें डिसेबिलिटी आई हो, वो लोग को स्पाउस वीज़ा की फ़ीस नहीं देनी पड़ती। और अच्छा, इसका साबित कैसे करेंगे, इसकी एविडेंस कैसे देंगे कि जी के हम तो इसमें फॉल करते हैं तो हमें तो फ़ीस माफ़ की जाए, क्योंकि वो कैसे एम्बेसी वाले आपकी फ़ीस कैसे माफ़ करेंगे अनटिल अनलेस उनके पास कोई एविडेंस आएगी। तो एविडेंस कैसे आएगी? एविडेंस आपकी आती है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन, ये जो DWP का डिपार्टमेंट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन बनता है,
वहाँ से वहाँ उनका जो रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर आपकी सारी डिटेल्स आती हैं। आपको उनका आप वो लेटर आपको गाहे बेगाहे भेजते रहते हैं। आपको वो वाला लेटर जो है वो साथ में अटैच करना पड़ता है कि जी जिसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन जो है वो मेंशन करता है कि आपको फ़लाँ किस्म की डिसेबिलिटी है, तो वो उसके ऊपर उसकी क्लैरिटी आ जाती है। अच्छा, और फिर उसके अलावा ये एक तो ये आ गया। आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनका DWP वालों का लेटर जो है वो साथ में अटैच करना है। सेकंड, आपको जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपको अटैच करनी होगी फॉर 1 ईयर, जो है 12 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप साथ में लगाइए, जो कि शो करती है कि द बैंक स्टेटमेंट शुड शो पेमेंट ऑफ द बेनिफिट और अलाउंस इनटू देयर अकाउंट। वो बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर आपकी डिसेबिलिटी के पैसे आते हैं, जो बेनिफिट आपको उसमें आता है, वो वाली बैंक स्टेटमेंट आपको इनको सबमिट करनी होगी, जिसमें वो देख सकेंगे जी ये बेनिफिट के जो पैसे हैं इस चीज़ के पैसे हैं और वो वहाँ से आपको इधर आ रहे हैं। ठीक है जी। ये दो मोटे मोटे जो एविडेंसें हैं वो आपको साथ में लगानी पड़ती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया कि क्या फ़ीस तो माफ़ी होगी, आपको फ़ीस तो पे नहीं करनी पड़ी आपको। एम्बेसी की फ़ीस भी या IHS के चार्जेस तो ना पे करने पड़े, लेकिन क्या इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट्स हैं? जी बिल्कुल हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरे साथ ही रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। अगर आपने शेयर नहीं किया कोई मेरी इस वीडियो को, आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग उसमें देखें, और फॉलो भी कर दीजिए अकाउंट। और इसी टिकटॉक अकाउंट के नीचे मेरा आ रहा है BariLawAssociates.com, उसको आप क्लिक करेंगे तो मेरा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जितने मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो सारी डिटेल्स हैं, तो आप मुझे वहाँ पे भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये चूँकि लाइव वीडियो है ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये वाली वीडियो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया होगा तो तभी आप वहाँ से ढूंढ सकेंगे। अच्छा जी। अच्छा जी, ये सवाल है मोहम्मद वासिम भाई का जो है, उन्होंने कहा जी हाउ कैन आई कॉल माई स्टेप चिल्ड्रन फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम अ ब्रिटिश सिटीज़न। देखिए उसमें आप चाहे वो स्टेप चिल्ड्रन से मुराद आपकी शायद आप कहना चाह रहे हैं सुतेले बच्चे जो हैं आपके आपके मिसिस की तरफ से हैं या किन की तरफ से हैं, थोड़ी उसमें मुझे मज़ीद कुछ 2-4 सवाल आपसे पूछने होंगे। अगर वो उन सवालों के आप जवाब देंगे तो मैं फिर आपको बता सकूंगा कि यहाँ पे आपकी क्या है, क्या आप यहाँ पे डिक्लेयर्ड मैरिज है आपकी, आपके यहाँ पे भी बच्चे हैं, फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस छोटे से लाइव सेशन में मुश्किल हो जाएगा आपको फुल इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि मैं आपको गलत ना इन्फॉर्मेशन दे दूँ मुझे कॉल। अच्छा जी, जी ये क्या है, एफ़ी फैसल वन सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मंसूर कौर। अच्छा, उन्होंने कहा जी सर आप बता सकते हैं कि मेरे पास यूरोप पासपोर्ट है। अच्छा, ये तो मुझे लगता है आप मुझसे पहेली पूछ रहे हैं कि क्या मैं बता सकता हूँ कि आपके पास यूरोप का पासपोर्ट है। तो मैं आपको जवाब दूंगा। ये एक और नीचे मैसेज है, उन्होंने वो 3-4 ठट ठट करके वो सवालिया निशान जिसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, वो डाले हैं। जनाब मैं माफ़ी चाहता हूँ आपने क्वेश्चन मार्क क्यों डाले। या तो आपको मेरी ज़ुबान नहीं समझ आ रही, या आपने कुछ सवाल पूछा है तो मुझसे मिस हो गया। अब रियली अपोलोजाइज़ अबाउट दैट। तो माफ़ी चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे ऐड कर लीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। और अच्छा जी, ये है कि स्टूडेंट सर हाउ टू गेट वर्क परमिट इन द यूके। आपका सवाल इतना क्लियर नहीं है, लेकिन आई थिंक कि आप पूछ रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं तो आप यूके में वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं। देखिए उसमें PWS जो है उसकी तरफ कहने का मतलब ये है कि आपको कंपनी का स्पॉन्सर जिनका होगा वो आपका अप्लाई कर सकते हैं, या आप स्टूडेंट का पूछ रहे हैं आप HU सर हाउ आर यू। अच्छा, तो मुझे आप थोड़ी मोर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए तो मैं आपको अप्लाई करूँगा। मेरे हस्बैंड के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। देखिए कुछ सवाल पीछे से मिस हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं,
पता नहीं अब क्या पूछा था आपने। जी किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और आप क्या पूछना चाह रही हैं, तो मुझे पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। विच टेस्ट वी नीड टू डू अप्लाइंग फॉर अ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। विच टेस्ट मीन, देखिए जब आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन के लिए या वो अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए तो B1 जो इंग्लिश का है, या वो आपका लाइफ इन द यूके टेस्ट है, वो पास करना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, और आपका लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है पास करना पड़ता है। तो इसके अलावा अगर आप के माइंड में कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन बेसिक, इन शॉर्ट, लाइफ इन द यूके एंड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। यूके सिटीजन वांट टू मूव टू यूएसए, एनी हेल्प प्लीज़। मैं बिल्कुल, मुझे यूएसए का इमिग्रेशन का अंदाज़ा नहीं है, तो उसके लिए आपको किसी ऐसे अटॉर्नी से, ऐसे इमिग्रेशन एडवाइज़र से बात करनी होगी जो कि यूएसए का भी काम करते हैं। यूएसए की इमिग्रेशन का हम लोग नहीं, हम सब यूके का कर रहे हैं जी। तो अम, ये सवाल है कि उनको इंडिया जाकर बनाना पड़ेगा। क्या इंडिया जाके क्या बनाना पड़ेगा जी, मुझे समझ नहीं आई कि, क्योंकि आज अगर वो यूके में हैं तो आजकल तो हर चीज़ यूके की जो अम्बेसीज़ हैं या इंडियन अम्बेसी यहाँ पे भी काम करती हैं। तो कोई चीज़ अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना चाह रहे हैं, वो तो आप इंडिया अम्बेसी यहाँ से भी बना सकते हैं। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है जी? अच्छा जी। हाँ, विंडो मीन्स प्रीमियम सर्विस। अच्छा, अब मैं आई थिंक आई अंडरस्टैंड नाउ, आप यूके से बात कर रहे हैं। देखिए, यूके में इस वक्त प्रीमियम सर्विस जो है वो अवेलेबल है, लेकिन आजकल जो है थोड़ी बंद की हुई है इन्होंने सर्विस। एक तो कोविड की वजह से थी। तो अभी मुझे कल भी एक क्लाइंट्स जो मेरे कोलीग्स डील कर रहे थे, उसको वो बता रहे थे कि अभी वो जो विंडो ऑपरेशन है, जो प्रीमियम सर्विस वाला, वो शायद बंद है। तो होपफुली वो उसको सून उसको ओपन कर देंगे। और सेम डे सर्विस इस वक्त बंद आ रही है शायद। तो मुझे आज का नहीं पता, आज उन्होंने ओपन की है अभी कि नहीं, लेकिन कल परसों तक तो बंद थी जी। मैंने अच्छा, ये एक और सवाल है, यूज़र का नंबर आ रहा है बड़ा लंबा चौड़ा। सर, मैंने लाइफ इन द यूके पासपोर्ट के लिए तैयारी करनी है, कहाँ से करूँ प्लीज़। अच्छा, लाइफ इन द यूके के लिए बहुत ज़्यादा आजकल जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं वो काम कर रही हैं। आप गूगल कीजिए और उसमें लिखिए कि लाइफ इन द यूके प्रेपरेशन, तो आपको जहाँ पे भी आप रहते हैं आपके आसपास कहीं ना कहीं आपको लाइफ इन द यूके तैयारी के लिए कुछ सेंटर आपको मिल जाएंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। तो जो ही आप लाइफ इन द यूके टेस्ट पास कर लीजिए तो मुझसे रब्ता कीजिएगा, फिर आपको आपका फर्दर काम करेंगे। अम, अच्छा जी, ये सवाल है कामल Babok 1. I need to bring my husband over to London. How I can do that cause me a benefit? I'm not working. अच्छा देखिए, आज का जो टॉपिक है ये इसी के ऊपर ही एक और मेरी वीडियो है। मैंने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी 1 घंटे की वीडियो बनाई। प्लीज़ वो देखिए। और स्टूडेंट वीज़ा का इन जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस अगर आपने पे की है तो उसका लेटर चाहिए। अगर आपने कम पे की है तो रिमेनिंग जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में होने चाहिए, आपके अकाउंट में होने चाहिए, आपके नॉम, तो वो भी प्लीज़ आप देख सकते हैं। और ये एक सवाल है कि उन्होंने कहा जी, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू अप्लाई फॉर EU सेटलमेंट स्कीम। देखिए, EU सेटलमेंट स्कीम की फ़ीस नहीं है, उसकी ज़ीरो फ़ीस है, उसकी होम ऑफिस ने कोई फ़ीस नहीं रखी हुई। तो आपका जवाब, सवाल का जवाब यही है कि जो आपके एडवाइज़र फ़ीस ले लें या आपकी कोई फर्म आपसे चार्ज कर ले, वो एक सेपरेट इशू है। अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो लोकल किसी भी एडवाइस सेंटर में जाके आप फ्री भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहरहाल होम ऑफिस की उसके ऊपर EU सेटलमेंट की कोई फ़ीस नहीं है। देसी देसी यूके वाले, वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त नाम है, देसी यूके वाले। और आपका, मेरे पास यूके नेशनैलिटी है, मैं अपने पेरेंट्स को बुला सकता हूँ, कैसे बुलाऊँ जी। आप मिलने के लिए आना चाहते हैं तो आप फिर भी करवा सकते हैं। आपके पास अकोमोडेशन, आपकी जॉब और ये सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन आप बिल्कुल उनको बुलवा सकते हैं जी। शुक्रिया, शुक्रिया। सॉलिड रीज़न क्या हो सकती है अप्लाई ना करने की। देखिए, सॉलिड रीज़न से मुराद ये होती है कि बड़ा सीमेंट, जिन्हों वड्डा कहते ना, सीमेंट वाली रीज़न जड़ी है, सीमेंट ला के पक्की की
वो है सॉलिड रीज़न। ये पिछले दिनों तो कोविड की वजह से थी, लोग बहुत ज़्यादा फैमिली में आइसोलेशन में भी थे, और कई लोगों की फैमिलीज़ में डेथ्स भी हो चुकी हैं। फिर उसके अलावा कई लोगों को और भी काफ़ी इश्यूज आए हैं। तो वो सॉलिड रीज़न इसी टाइप की होती हैं। तो अब आपको अपने हालात का ज़्यादा आपको पता है कि आपके क्या सरकमस्टांसिस थे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी ये सवाल, ये लव रंधावा साहब का मेरा ख्याल है मैंने पहले भी जवाब दिया। स्टूडेंट लेफ्ट यूनिवर्सिटी इन जनवरी 2020 एंड नाउ वांट टू स्टार्ट रीस्टार्ट, कैन ही डू इट? यस, आपको मैंने कहा ना आप कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी से रब्ता कीजिए और अपने आपका जो वीज़ा है उसका स्टेटस देखिए क्या हालात हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो आप ओवर स्टे नहीं हुए हैं, इलीगल नहीं हुए, या अगर हो भी गए हैं तो उसकी क्या वजूहत थी, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई ऐसा कोई इशू है। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं शॉर्ट सा आपको जवाब दिया, लेकिन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के लिए मैं ऑलवेज़ एडवाइस करता होता हूँ कि जी के हर बंदे के इंडिविजुअल मैटर्स होते हैं, किसी की स्टोरी दूसरे के साथ नहीं मिलती। जैसे कहते हैं ना कि ये हाथ की जो लकीरें हैं ये हर एक की सेपरेट हैं। तो जो कितनी दुनिया है, लेकिन किसी के हाथ की लकीरें दूसरों से नहीं मिलती, मुकद्दर नहीं मिलते, किस्मत नहीं मिलती। तो इसलिए हर एक के अपने अपने हालात होते हैं। तो बेटर यही होता है कि आप अपने सरकमस्टांसिस के साथ किसी वकील से मशवरा कर लीजिए, ताकि वो आपको प्रॉपर आपके हालात जानने के बाद एडवाइस कर सकें। अच्छा जी, कैन यू आंसर मी फॉर 2 years लिविंग इन अ रिलेशनशिप, एनी चांसेस? जी अगर आप 2 साल से रिलेशनशिप में हैं तो आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। येस, द आंसर इज़ येस। उसमें आपको साबित करना होगा कि आप 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, आप एक जगह पे इकट्ठे रह रहे हैं, आपका यूटिलिटी बिल है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके अगर कोई इस रिलेशनशिप से आपने अगर कोई गिफ्ट निकाला है, कोई बेबी है आपका, तो वो केस और ज़्यादा सॉलिड हो जाता है। तो अगर इस रिलेशनशिप का रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकला तो फिर भी आप बाकी चीज़ें जो हैं वो एक सॉलिड एविडेंस होती हैं। तो यस, आप आंसर इज़ के चांसेस अच्छे हैं। आप अप्लाई कीजिए। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता आप कर सकते हैं। मैं डिस्कस करूँगा आपसे सारी डिटेल्स, एंड मैं तो यही कहूँगा कि चांसेस अच्छे हैं। मैंने अपने पापा को कैसे पाकिस्तान से यूके ला सकता हूँ या सकती हूँ? देखिए, आप अपने पापा को लाना चाहती हैं यहाँ पे तो वेलकम, उनको लाइए। आपको अपने सरकमस्टांसिस देखने होंगे कि आप जॉब करती हैं, आपका घर है, अकोमोडेशन है आपके पास। पापा को आप डिपेंडेंट वीज़े पे लाना चाहते हैं या पापा को विज़िट वीज़े पे। पापा वहाँ पे क्या करते हैं, पापा के वहाँ के क्या सरकमस्टांसिस हैं, एज क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो रिलेशन जो होते हैं, रिश्ते जो होते हैं, और ये जो ट्रैवल होते हैं, ये इसीलिए बने होते हैं कि आप किसी को बुलवा सकें, किसी के पास जा सकें, किसी को यहाँ ला सकें। तो इसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अनटिल अनलेस आप इनके जो रूल्स हैं उसको उनको फॉलो करते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जी ये अलियान 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 जी जी, मैंने आपका सवाल का जवाब बिल्कुल दिया है, और आई थिंक वेरी क्लियरली जवाब दिया है। अगर आप सेटिस्फाई हुए हैं तो दिल, यहाँ पे दिल का निशान मुझे भेजिए और मेरी वीडियो भी शेयर कीजिए। कि टाइम काफ़ी हो गया जी। अच्छा जी, मैं 10 मिनट का और सेशन करूँगा और 1 o'clock आई नीड टू क्लोज दिस लाइव सेशन। अच्छा जी, ये कहा है जी अगर बेनिफिट लेते हो तो जब नेशनलिटी अप्लाई करनी हो तो फ़ीस देनी होगी। जी मैंने आपके सवाल का पहले भी जवाब दिया है कि जी के या किसी और का था शायद। देखिए उसमें आपको फ़ीस तो है, लेकिन उसमें आपको अगर आपके बेनिफिट में है तो आपको फ़ीस एग्जाम्पशन की जो एप्लीकेशन है वो आप फाइल कर दीजिए। फ़ी वेवर एप्लीकेशन जो है, तो आपको फ़ीस माफ़ी जो है वो हो जाएगी। तो उसके बाद आप उसको कनेक्ट कर सके तो अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं जी। प्लीज़ ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप आपको एडवाइस अच्छी लगी है। अम, ये एक और भाई का सवाल है, हाउ मच इट कॉस्ट टू अप्लाई फॉर ईयू सेटलमेंट स्कीम? जी ईयू सेटलमेंट स्कीम की कोई फ़ीस नहीं है, बिग ज़ीरो ज़ीरो फ़ीस है। होम ऑफिस कोई फ़ीस नहीं ले रहा। ये वाहद ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन है जिसके ऊपर फ़ीस नहीं है, अदरवाइज़ तो बहुत फ़ीसें।
ये YU2568 का सवाल है, मुझे भी मेरे सवाल का जवाब दें प्लीज़। जी मैं मिस कर गया हूँ शायद आपका सवाल, मुझे यहाँ दोबारा आप लिख दीजिए, या आपको अगर फुल डिटेल में जवाब चाहिए, मोर मज़े से जवाब चाहिए, तो मुझे आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। या यहाँ पे आप मुझे दोबारा कॉपी पेस्ट कर दीजिए प्लीज़। वो ऐसे करके महल निकल गया है जी ऊपर। अच्छा जी, ये कैन अ पर्सन ऑन विजिट वीज़ा अराइव ऑन डिफरेंट एड्रेस इफ़ इच स्पॉन्सर प्रोवाइडेड डिफरेंट एड्रेस। देखिए सम टाइम होता क्या है कि एड्रेस हो जाता है, अगर चेंज कर लिया है उन्होंने, या आप डिफरेंट एड्रेस पे आए हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन आप फाइल कर दीजिए और उसमें जो करेक्ट एड्रेस है, जो न्यू एड्रेस है, वो अपना अपडेट करवा लीजिए। और यहाँ पे यूके में वैसे भी ये एक लीगल थिंग है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आपका इंश्योरेंस नंबर है, जो आपका गाड़ी की लॉग बुक है, बैंक अकाउंट है, जहाँ पे भी जो भी चीज़ है, उसके ऊपर जहाँ पे आप रहते हैं, आपको हमेशा अपने एड्रेस जो हैं वो अपडेट रखने चाहिए। अक्सर लोग जो है वो रहते कहीं और हैं और एड्रेस कोई और यूज़ करते हैं, तो ये इलीगल एक्टिविटी में आ जाता है अगर आपकी पकड़ हो जाए। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो एड्रेस है वो हमेशा अपडेट रखें। अगर आपका कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में चल रही है या पेंडिंग है या जो भी है, तो वहाँ पे भी आप एप्लीकेशन एक फ़ाइल करके अपना एड्रेस जो है वो अपडेट लाजमी किया करें, क्योंकि अपडेट एड्रेस होगा तो वो आपका उसमें फ़ायदा है। अच्छा जी, ये हक 531 का सवाल है, ब्रिटिश वीज़ा अप्लाई करने के लिए हस्बैंड के पास होना ज़रूरी है। हस्बैंड के पास क्या होना जी? आपको हस्बैंड के पास होना ज़रूरी है, या ब्रिटिश वीज़ा अप्लाई करने के लिए हस्बैंड के पास होना ज़रूरी है? क्या हस्बैंड के पास क्या होना ज़रूरी है जी? अच्छा, ब्रिटिश वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका मतलब है कि स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए या नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए? तो प्लीज़ जब भी आप लोग सवाल करें थोड़ा सा खुल के लिख दिया करें, ताकि मेरे जैसे नालायक आदमी को आसानी से समझ आ जाया करे। अच्छा जी, ये देसी यूके वाले साहब ने फिर एक सवाल पूछ लिया जी कि स्पेन से अपने पेरेंट्स को बुलवा सकते हैं यूके में, जहाँ फिर रूल फिनिश हो गया है? जी रूल तो फ़िलहाल फिनिश हो गया है जी 30 जून के बाद। अब तो आप नहीं बुला सकते उनको डिपेंडेंट वीज़े पे, तो या फैमिली एक्सटेंडेड वीज़ा जो था, फैमिली डिपेंडेंट वीज़ा था, अब तो नहीं बुलवा सकते। अब तो आप उनको विज़िट पे ही बुलवा सकते हैं। तो अभी तो ठंड भी काफ़ी है इधर, नवंबर दिसंबर जनवरी तक रहेगी, फरवरी तक, मार्च तक रहने दें अभी स्पेन में उनको, बल्कि आप खुद जाएं स्पेन में, मौसम अच्छा आएगा तो फिर उनको बुलवा लीजिएगा आप। तो जब बुलवाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं हाज़िर। अच्छा जी, ये निशा जी का मैसेज है जी, आई हैव गॉट अ ब्रिटिश पासपोर्ट बट आई वांट टू सेटल डाउन इन यूएसए, इज़ देयर एनी चांस? देखिए जी निशा जी, यूके छोड़ के क्यों आप जाना चाहती हैं? यूके तो एक ज़माना था जब होम ऑफिस वाले डायरेक्ट एप्लीकेशंस लेते थे, तो उधर क्राइडन में तो लोग जाते थे, लाइनों में लगे होते थे, तो वहाँ पे एक साहब जो गेट के आगे खड़े होते थे, तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो होते थे, वो आवाज़ लगाते थे, वेलकम टू हेवन, वेलकम टू हेवन, कि जन्नत में आपका स्वागत करते हैं हम आपको। तो जन्नत का स्वागत जो है वो तो यूके है। तो बहरहाल आप यूएसए जाना चाहती हैं, तो मैं यूएसए का वकील नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप वहाँ पे what I suggest you कि you need to contact a US immigration lawyer, जो अटॉर्नी होते हैं वहाँ के, एंड यू कैन डिस्कस योर मैटर कि आप वहाँ पे जाके क्या करेंगी, क्या कैसे वहाँ पे सेटलमेंट है। सो बट ऑल द वेरी बेस्ट। तो यूएसए में जाइए आप वो जो वॉल स्ट्रीट है वहाँ पे घूमिए और फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, मुझे भी साथ में टैग कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा जी, ये मिनी मिन बी U22 BRP कार्ड यूके लेटर है, लेटर मतलब लेट है। देखिए आजकल जो BRP का कार्ड है नॉर्मल 3-4 माह में आ जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोग मुझे बता रहे हैं और मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका BRP का कार्ड वाकई थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो उसमें आई डोंट नो कि आजकल कोविड बहुत ज़्यादा हो गया है, शायद लोग डरे हुए हैं, या काम थोड़ा स्लो है, या वैसे ही थोड़ा सा सुस्त है। तो बहरहाल मुझे नहीं पता आपने कब कब का BRP कार्ड वेट कर रहे हैं।
तो आप अपने वकील साहब को कहिए कि उनको ज़रा थोड़ा चेज़ कर दें, चेज़ लेटर भेज दें। तो लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगा, लेकिन आप चेज़र लेटर भेज के अपडेट वैसे ले सकते हैं। और ये कुछ सवालों के जवाब मिसिंग में आ रहे हैं। क्या है, माई टूरिस्ट वीज़ा है सर, एक्सटेंड हो सकता है। देखिए, टूरिस्ट वीज़ा जो आपका है वो एक्सटेंड नॉर्मल हालात में तो नहीं होता, लेकिन अगर कोई ख़ास वजह है आपकी इस वक्त, तो आप बिल्कुल आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिए। मेरा ये नंबर ऊपर इसी टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर मेरी वेबसाइट आ रही है, वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर भी है। आप मुझसे रब्ता कर लीजिए, तो आपसे आपके हालात जानने के बाद आपका टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यू कैन नॉट कॉल समवन इफ़ यू आर ऑन बेनिफिट। यू कैन नॉट कॉल समवन इफ़ यू आर ऑन बेनिफिट। देखिए, आप यू कैन नॉट कॉल समवन ऑन बेनिफिट नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। यू कैन कॉल समवन समवन इफ़ यू आर ऑन बेनिफिट, बट इस ऑल इस डिपेंड ऑन योर बेनिफिट्स कि आप कौन से बेनिफिट पे हैं। मैं आज का जो टॉपिक है उस पर तो मैं बात कर रहा था। जब मुझे नहीं पता आपका सवाल असल है क्या, वो अगर आप सवाल थोड़ा डिटेल्स में दे देंगे तो मैं आपको उसके मुताबिक जवाब दूंगा। जो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हम बात कर रहे थे कि ये मैंने बल्कि उसी उनकी वेबसाइट से ही पेज निकाला था। उसमें था कि applicant who wish to apply for a spouse visa to join her husband in the UK. Her husband was in a receipt of disability living allowance, and she had reservation whether to they could even meet the financial requirement or not. The good news is, where a person is in a receipt of disability living allowance, they will be exempt from meeting the strict income provisions under the financial requirement. So this applies also to carer allowance, via disablement allowance, industrial injuries and attendance allowance, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट। इस किस्म की ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं जिसके ऊपर आप कर सकते हैं। जी, ये नाहिद अवान साहब का है, भाई मेरे सवाल का जवाब भी दे दें प्लीज़। मुझे मिस हो गया शायद आपका सवाल। आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको फ़ोन पे ही समझा दूंगा। अभी यहाँ इधर दोबारा लिख लीजिए, मेरा नंबर है 07469259470। 07469259470। ये यहाँ पे सवाल एक मिस हो गया है। उन्होंने कहा जी कि केरर एग्जाम्पशन है। हाँ, केरर एग्जाम्पशन जी, केरर अलाउंस अगर आप ले रहे हैं तो यस एग्जाम्पशन है। जवाब यस। देखिए, ये प्रीति पटेल जी का आपने लिखा है, मैं सियासी क्या मैं जवाब दूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, बस यही हम कर सकते हैं। वेलकम टू टिकटॉक वीर जी। जी बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੈੜਾ ਹੀ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डेली बेसिस ਦੇ ਉੱਤੇ गपशप ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ करा। जापान और सियासी बीच पर हूँ, जापान से इंग्लैंड। आपने ये उर्दू में लिखा है, और ये अगर मैं जापान में सियासी सियासी पर हूँ जापान से, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई भाई साहब। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। हाउ इलीगल मैरिज टू ब्रिटिश पाकिस्तानी, हाउ इलीगल मैरिज टू ब्रिटिश पाकिस्तानी। बड़ा औखा सवाल है जी, हाउ इलीगल मैरिज टू ब्रिटिश पाकिस्तानी। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा ताकि मैं आपके सरकमस्टांसिस और 2 4 5 सवाल पूछने के बाद सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। इधर मैं गलत सवाल समझ के गलत ना आपको कह दूँ तो मैं मुझे भी गुनाहगार करेंगे, और इतने लोग टिकटॉक पे देख रहे होते हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन तो
गलत इन्फॉर्मेशन की जो है ना गुंजाइश निश्ता वाला काम है। तो यहाँ पे तो अब तो गलत इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दे सकता, यहाँ पे तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो सवाल की मुझे समझ आए मैं उसका प्रॉपर जवाब दे दूँ, जो समझ ना आए मैं आपसे पूछ लूँ कि जी कि मुझे सवाल आप दोबारा कर लीजिए। अच्छा जी, ये कामरान साहब का सवाल है, आई एम ऑन अ पॉलिटिकल स्टेज इन जापान एंड आई कैन अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा टू यूके। देखिए, अगर तो आप में आपको जापान में आपको पॉलिटिकल आपने लिखा है कि आपने असाइलम किया है या क्लेम किया है, अगर आपको आपके पास अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास वैलिड पासपोर्ट है, आप अगर उसको वहाँ की वैलिड डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, तो यस यू कैन अप्लाई फॉर अ यूके विजिट वीज़ा। उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी भी कंट्री का कोई भी शख्स अगर यूके में विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है तो कोई पाबंदी तो नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं ट्रैवल के, तो फिर ऑब्वियसली आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का होना लाजमी है। ये था सवाल, प्लीज़ रिप्लाई करें। रामन कौर जी, ਰਮਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। मैं माफ़ी चाहना जी, मैनू क्योंकि बहुत सवाल ऐसा लोगों ने चल रहे हैं, कोई मिस हो गया जी। अच्छा, ये ट्रक ड्राइवर वीज़ा, हाँ इसका मैं चाहूँगा मैं जवाब दूँ, क्योंकि ये काफ़ी लोग ट्रक ड्राइवर का कब भी लग सकता है क्या वीज़ा का। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा है। यहाँ आप मुझे यकीन करें इतने मैसेजेस आए पिछले दिनों लोगों के। और नंबर एक तो मैं आपको बताऊँ कि ये ट्रक ड्राइवर वीज़ा है क्या। कोई ट्रक ड्राइवर का वीज़ा नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, इंडिया के लिए, बंगालियों के लिए, नेपालियों के लिए, या आउटर जो हैं किसी भी जगह। ये बेसिकली हुआ क्या है कि ब्रेग्ज़िट हो गया यूके से, जो यूरोप का इनखला हुआ, वो ब्रेग्ज़िट के बाद यहाँ पे शॉर्टेज हो गई उन लोगों की जो यहाँ पे डिलीवरीज लेके आते थे यूरोप से यूके में। तो उसके बाद कोरोना आ गया, कोविड की वजह से भी स्लो हो गया काम। तो हमारे पिछले दिनों यूके में, जो यूके में रहने वाले लोग हैं उनको पता है कि यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी कि आ जाए, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी कि आ जाए दीपक भाई यार, मैं जो लाइव वीडियो कर रहा था, आ जाओ तुसी, नहीं तुसी करो जब तक मैं सिस्टम में उतार लेके आ जाओ ना, उन्होंने कहा छड़ के आना। ठीक ठीक। अच्छा, पिछले दिनों जो यूके में रहने वाले लोग हैं उन्होंने देखा था कि यहाँ पे जो पेट्रोल स्टेशन हैं वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग गई थी कि चूँकि पेट्रोल की वो लोग समझते थे पेट्रोल की शॉर्टेज है, तो एक्चुअली पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं थी, वो ड्राइवर्स जो थे वो यहाँ पे सामान उनका वो नहीं आ रहे थे। तो बेसिकली ये जो ड्राइवर वीज़ा है ये यूरोपियन लोगों के लिए एक शॉर्ट वीज़ा निकाला गया ताकि वो वीज़ा लें और यहाँ पे डिलीवरीज वगैरह जो हैं वो कर सकें। तो बहुत ज़्यादा लोग जो एजेंट्स थे वो इंडिया में, पाकिस्तान में, दुबई में, कई जगहों पे लोगों ने इश्तिहार लगाने शुरू कर दी जो ड्राइवर वीज़ा अप्लाई कर दें, फलां कर दें। तो मुझे डर था कि कोई हमारा बहन भाई जो हैं वो इन फ्रॉडियों के हाथों में ना आ जाएं कि वो कहीं पैसे दे दें इनको कि जी हमें यूके का ड्राइवर वीज़ा ले दो, तो एक्चुअल तो वो है ही नहीं उनके लिए। तो ये है मुख्तसर, तो मैं नहीं कहूँगा, लंबा सा जवाब है कि कोई ड्राइवर वीज़ा वहाँ से नहीं है। तो प्लीज़ ये एजेंट से बच के रहा करें, ये लोग बड़े ख़तरनाक लोग हैं, ये किसी की परवाह नहीं करते, ये जो उनके नीचे आए ये ज़िबा कर देते हैं। अच्छा जी, एक सवाल है सादी क्वीन जी का, उन्होंने कहा, ये कहाँ गया आपका सवाल, उन्होंने कहा जी कि आई वांट टू नो कितने टाइम बाद हम स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, स्पाउस वीज़ा की तो आप जब भी अप्लाई कर सकते हैं जब आप शादी करें या स्पाउस आपके हैं तो आप उनका स्पाउस वीज़ा आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप थ्रेशोल्ड आपका 18,600 मिनिमम बनता है तो कीजिए आप। तो पहला वीज़ा आपको 33 मंथ्स का मिलेगा और उसके बाद जो एक्सटेंशन आएगी वो 2.5 साल की आएगी। तो अगर आप ILR की बात कर रहे हैं कि जी आफ्टर स्पाउस वीज़ा, तो पहला वीज़ा 33 मंथ्स, दैन सेकंड वीज़ा 2.5 ईयर्स, तो उसके बाद आप उसके लिए जा सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई और सवाल है तो आप दोबारा पूछ लीजिए। स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस से कैसे बच सकते हैं जी? स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस से आप नहीं बच सकते हैं, आप ओनली इस कंडीशन में बच सकते हैं अगर आपके हालात अच्छे नहीं हैं, अगर आप फाइनेंशियली इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं,
तो आपको फ़ी वेवर की एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी, फ़ीस माफ़ी की जिसको दरख्वास्त कहते हैं। वो आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो फिर आपकी फ़ीस माफ़ी हो सकती है। अगर आपने जब स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना हो और आपने फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त देनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई और वकील हैं तो वेल एंड गुड, मैं किसी की रोज़ी पे लात तो नहीं मारूंगा, लेकिन अगर आप के पास नहीं है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आपकी फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त और आपकी वीज़ा स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन हम फाइल कर देंगे। ओके, सो वो आपने लिखा है जी, आई ऑल्सो हैव अ जापनीज़ पेपर परमिट। जी, अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए, यूके में आइए, वेलकम है। जब आप यूके में आएँ तो अगर आप मिनी पाकिस्तान का विज़िट करना चाहें तो आप ब्रैडफोर्ड में आ जाइएगा। तो ब्रैडफोर्ड मिनी पाकिस्तान, हमारा ऑफिस भी वहीं पे है। तो आप आएंगे तो आपको वेलकम है। तो यहाँ से हम आपको देसी भटूरे भी खिलाएंगे और देसी चाय भी पिलाएंगे। अच्छा जी। अच्छा जी, ये कुछ मैसेज हैं, ये तेज़ी से चल रहे हैं। आप कितना टाइम चार्ज करते हो सेटलमेंट स्कीम का? देखिए, सेटलमेंट स्कीम की कोई फ़ीस नहीं है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। उसकी जो भी किसी के साथ आपकी अगर सेटलमेंट हो जाती है किसी वकील के साथ या जो भी एडवाइज़र हैं, तो वो आपका और उनका कनेक्शन है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि कितनी एप्लीकेशन हैं, कितना क्या है। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आप जो आपकी हक में होगा वही करेंगे। मार्केट में बैठे हैं, ज़्यादा चार्ज कर नहीं सकते, और ज़्यादा लेंगे तो क्लाइंट आएंगे भी नहीं। तो फ़ीस भी मुनासिब लेनी पड़ती है और काम भी ईमानदारी से नीयत से करना पड़ता है। वो कहते हैं जी, एक क्लाइंट का काम अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको वही क्लाइंट 10 क्लाइंट और लेके आता है आपके पास। एक क्लाइंट का अगर आप काम ख़राब हो जाता है या आप उसको तवज्जो नहीं देते या आपकी वजह से केस ख़राब होता है तो आप यकीन कीजिए आपके 100 क्लाइंट भाग जाएंगे। तो इसलिए मेरी तो कोशिश होती है कि बड़ा मेहनत से, ईमानदारी से, तवज्जो से, नीयत से काम किया जाए ताकि आप लोगों से रब्ता भी बना रहे और एक तल्लुक़ जो है वो भी अच्छा बना रहे। और ये कहाँ गए, ये सवाल तेज़ी से चल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चला। इफ़ यूज अच्छा, ये तो बड़ा मज़ेदार सवाल है जी, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। ये आपने कहा जी, इफ़ योर स्पाउस इज़ धोखेबाज, कहाँ गया है, ऊपर निकल गया। इफ़ योर स्पाउस इज़ धोखेबाज, हाउ डू यू सेंड हिम बैक? आहा, क्या मज़ेदार सवाल किया है। अच्छा, आजकल जो है ना, ये बड़े मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि जी वो मेरा तो सनम बेवफा निकला। तो कि जी उसको हमने वीज़ा दिया, इतनी मुश्किल से 18,600 शो करवाया, बड़ी मुश्किल दिन रात काम किया, तो वो जिन्हों बुलाया है वो तो अगर तो बंदे किसी को हस्बैंड को बुलवा लिया तो वो यहाँ पे आके गोलियों के चक्कर में पड़ गया या इधर उधर देखने लगा। तो यहाँ पीछे वो फैमिली छोड़ के आया था, पीछे भी उसकी बेगम थी कोई, या कोई पुरानी गर्लफ्रेंड थी, उसको लाने के चक्कर में है। तो कई लोग जो हैं वो मतलब बुलवा लेते हैं पीछे से लड़की को पाकिस्तान में, पाकिस्तान से स्पाउस वीज़े पे। तो वो जब यहाँ आती है तो वो धोखेबाज निकलती है। तो आपकी बात से तो यही लगा कि सनम बेवफा निकला, धोखेबाज निकला, उससे अब उसको कैसे भेजा जाए। मजाक अपनी जगह, लेकिन उसका ये है कि जी देखिए, स्पाउस वीज़ा जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ आपकी शादी पे होता है। जब आपकी शादी में धोखेबाजी निकल आती है, जब आप साथ में इकट्ठे नहीं रह रहे होते हैं, तो वो बेसिकली टेक्निकली वो आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। तो देन यू कैन इन्फॉर्म टू होम ऑफिस के जी के ये स्पाउस वीज़ा जो मिला था मेरे पार्टनर को, वो मिला था ऑन द बेस ऑफ शादी, तो वो अब वो तो रही नहीं, तो सनम बेवफा निकला, तो लिहाजा जो है ना इसको ब्रेक किया जाए। तो वो वीज़ा जो है वो रिवोक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो सॉरी आपके लिए फील कर रहा हूँ मैं, और लेकिन कोई बात नहीं। वो कहते हैं जी, एक 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 दर बंद, दर मीन दरवाज़ा, डोर, एक दर बंद थे 100 खुले। तो वो कोई बात नहीं, एक सनम बेवफा निकला तो ट्राई कीजिए और कहीं ना कहीं अच्छा वफादार तो मिल ही जाएगा कोई। अच्छा जी, ये सादी जी का सवाल है, उन्होंने कहा जी कि मैं कैसे अप्लाई करूं, मेरे हस्बैंड अप्लाई
करेंगे या मैं यूके से अप्लाई करूं? देखिए, अगर आप स्पाउस वीज़े का अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, आप करें या आपके हस्बैंड करें। वो बेसिकली तो एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपने सारी एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है। तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिए, तो वो आपको और आपके हस्बैंड को, हम तीनों का एक जॉइंट हम व्हाट्सअप ग्रुप बना लेंगे, तीनों राब्ते में आ जाएंगे, तो हम आपका अप्लाई करवा देंगे जी। ये कामरान जी का खान साहब का सवाल है कि कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनेट आफ्टर 5 ईयर। जी बिल्कुल, आप 5 ईयर्स, अगर आप, डिपेंड करता है कि आपको 5 साल का आपका कौन सा वीज़ा था जिसके बाद आप ILR अप्लाई करना चाह रहे हैं 5 साल के बाद। तो अगर आपका नॉर्मल वीज़ा था 5 साल का, तो यस यू कैन अप्लाई ILR आफ्टर 5 ईयर। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन लीव या 2.5 साल की लीव मिल रही थी तो देन आफ्टर 10 ईयर्स। अच्छा जी, अप्लाइड ब्रिटिश पासपोर्ट फॉर माई चाइल्ड, ही इज़ इन पाकिस्तान, 2 years ओल्ड, वेटिंग फॉर 8 months, हैवेंट रिसीव। 8 महीने हो गए हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा है। नॉर्मल 6, 6.5, 5, 6 माह तक आ जाता है। जो आप तो 8 माह हो गए हैं, तो आप ऐसे कीजिए, आप उनको कॉल कर लीजिए या ईमेल, तो वो ईमेल कर लें या कॉल कर लें, या आपके जो वकील साहब हैं उन्हें कहें, उनको चेज़ करें, रब्ता करें कि क्या अपडेट्स हैं, क्या सिचुएशन है। तो इंशाल्लाह होप फॉर दी बेस्ट, आप फिक्र नहीं करें, अच्छा ही जवाब आएगा। लेकिन थोड़ा डिले हो गया, तो कोई बात नहीं, आप उनसे रब्ता करें। अच्छा जी, हरप्रीत जी का मैसेज था कि एनीथिंग अबाउट स्टेटलेस केस। देखिए, स्टेटलेस मीन, आजकल वैसे स्टेटलेस होता कोई नहीं है। ये स्टेटलेस का कॉन्सेप्ट तो है कि ये स्टेटलेस होता क्या। स्टेटलेस मीन वो शख्स जिसकी कोई रियासत नहीं होती, स्टेटलेस, स्टेट नहीं है। तो लेकिन स्टेटलेस होता वैसे कोई नहीं है। तो उसमें स्टेटलेस कहाँ पे होता है शख्स जो अभी जो अफ़गानी आ रहे हैं, दे आर नॉट स्टेटलेस। जो अभी किसी और कंट्री से आते हैं वो स्टेटलेस तो नहीं होते। तो ये मुझे आपका और मज़ीद कुछ पूछना होगा कि आप व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटलेस, तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन का होगा। मुझे मिल गया है, अच्छा, ये मुझे मिल गया है। आपने लिखा है, ये मेरा ख्याल है वो जो मैंने पीछे कहा ना कि सनम बेवफा निकला तो नाई की तलाश करने को अच्छा मिल जाएगा, तो वो मेरा ख्याल है आपको मिल गया है। मुबारक, मुबारक हो, और आप मुखलस रहिएगा। ये ना हो कि बाद में आप निकल जाएं तो उनको कोई और मिल जाए, इसलिए मुखलस रहें। ये लॉयल्टी जो होती है ना, ये बड़ी अहम होती है। आप किसी के साथ लॉयल हैं तो वो आपके साथ भी लॉयल होगा। अगर गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं समटाइम्स एक दूसरे में, फरिश्ते तो है नहीं हम, तो जहाँ पे हो गलतियाँ कोताहियाँ, तो माफ़ी जो है वो बड़ा बेस्ट ऑप्शन होता है। माफ़ कीजिए, साथ आगे चलिए। बहरहाल, अगर निकाह के 2 साल बाद रुखसती और स्पाउस वीज़ा केस जमा करवाया। अच्छा, गालबन आप 2 साल वाला पूछ रहे हैं रूल। देखिए, अगर आप 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, तो अगर आप इकट्ठे हैं, आप एज आ हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं, आपकी जो रिलेशनशिप है, चाहे वो शादी है या पार्टनरशिप है, वो दोनों इकट्ठे चल रही है, और आपके पास एविडेंसें हैं 2 साल की, तो आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। ये एक सवाल था साउथ अफ्रीका से, गालबन ये डिलेर 110 जी। उन्होंने कहा जी, हाउ टू अप्लाई फॉर अ फ्यांसी वीज़ा फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखिए, ये फ्यांसी वीज़ा वाला भी अच्छा है, इसको भी मैं नोट करता हूँ। फ्यांसी वीज़े के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा जी। फ्यांसी वीज़ा क्या होता है, मंगेतर वीज़ा उसको कहते हैं। और वो आप साउथ अफ्रीका से अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें 2-4 मुझे चीज़ें आपसे पूछनी होंगी। तो आपकी जो फ्यांसी हैं वो यूके में रहती हैं, तो आप भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर इधर टिकटॉक के वेबसाइट से लेके आप मुझसे रब्ता कर लीजिए, मैं आपको डिटेल में उसका आंसर दे दूंगा। लेकिन मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, तो टिकटॉक पे मुझे रब्ते में रहें। वैसे भी मुझे ऐड करके रब्ता कर सकते हैं। कैन आई अप्लाई फॉर माई नेशनैलिटी फॉर माई सन। जी आप बिल्कुल, अगर आप के बेटे एलिजिबल हैं तो उनकी नेशनैलिटी अप्लाई कीजिए। उसमें अगर हमारी हेल्प चाहिए होगी तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हाउ many days stay out of the country if I have डिस्कन लीव, कौन सा लीव, हाँ डिस्क्रिप्शन लीव। देखिए,
जब आपके पास 2.5 साल की लीव होती है तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप यूके में ही गुजारें। लेकिन अभी पिछले दिनों कोविड की वजह से लोग आउट कंट्री रहे हैं, कुछ लोगों की फैमिलीज़ में डेथ्स हो गई थी, कुछ और इश्यूज़ थे। तो बहरहाल इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 180 डेज़ होता है। 180 दिन के अंदर अंदर आपको वापस यूके आना पड़ता है, अदरवाइज़ वो आपके लिए ट्रबल हो सकती है। तो लेकिन यह है कि बेटर यही होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप यहाँ पे यूके में ही गुजारें। लेकिन इन शॉर्ट 180 दिन, लेस दैन 180 डेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आई अप्लाई माई वाइफ वीज़ा इन दिस मंथ। जी ऑल दी वेरी बेस्ट जनाब। अगर आपने अप्लाई कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो बता दीजिएगा, हम करवा देंगे। मेरे पेरेंट्स डिसेबल हैं, मैंने उन कोई लुक आफ्टर करता हूँ। मेरे कैसे उनको बुला सकता हूँ यूके में, क्या तरीक़ेकार है? देखिए आपका अपना स्टेटस क्या है। आपके पेरेंट्स अगर डिसेबल हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या कहीं पे भी, तो आपका अपना स्टेटस क्या है? तो अगर आप यहाँ पे सेटल्ड हैं, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके पास अकोमोडेशन है, आप उनको मैनेज कर सकते हैं, तो आप उनको बुलवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ये पावर भाजवा साहब ने लिखा है ब्रदर्स अप्लाई। जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, पता नहीं वो सवाल कहाँ गया आपका। ये सवाल असल में जब आप कोई भी दोस्त सवाल पूछते हैं तो वो सवाल ऐसे निकल जाते हैं ऊपर ना। तो वो इतना वो वो फिल्म बनी थी ना इंडिया की, मशीन, रजनीकांत जी की। तो वो तो ऐसे करके पढ़ लेते थे सारा। मैं रजनीकांत थोड़ी हूँ। जो मिस हो गया वो मिस हो गया। लेकिन मेरा नंबर ऊपर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कॉल कर लीजिए। मैं ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद तो मैं आपको वहाँ पे आप एडवाइस कर दूँगा। भाई हम यूके में किसी इलीगल को स्पॉन्सर कर सकते हैं? देखिए नहीं, यूके में आप इलीगल को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। अगर वो यूके में इलीगल हैं तो उनको चाहिए कि वो अपना केस जो है वो होम ऑफिस में सबमिट करें, अपना स्टेटस जो है उसको रेगुलराइज कराएं, जिसको कहते हैं कि उनके सिस्टम में आएँ और अपना सिस्टम वो ठीक करें अपना। तो ये शबू जी ने सवाल, मैं एक तो नाम गलत लेता हूँ, मुझे लगता है लोग माइंड करते होंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ जी। पहले तो हेलो सर लिखा है परम जीत जी ने, शुक्रिया जी, हेलो जी। तो भाई अगर कोविड की वजह से लेट अप्लाई करें तो कोई मसला नहीं है। जी अच्छा, कोविड की वजह से एक तो चूंकि आपको देखना होगा कि आपकी डेडलाइन कौन सी थी, कि आपने क्यों नहीं अप्लाई किया। और अगर आप उसको नहीं अप्लाई कर सके हैं तो कोविड की वजह से दो तीन चीज़ें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि क्या आप खुद आइसोलेशन में थे या फैमिली में कोई ऐसी कोई डेथ्स हुई हैं, या क्या वजह थी कि आपने कोविड की वजह से अप्लाई नहीं किया। तो अगर आपके पास सॉलिड रीज़न है तो यस, आप अब अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सवाल है ITZ जी का। उन्होंने कहा जी कि स्पेन से यूके का प्रोसेस क्या है। देखिए स्पेन से भी यूके का वही प्रोसेस है जो कि बाकी पूरी दुनिया से है। यूके विज़िट के ऊपर मेरी कल की एक वीडियो थी, उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बात की है। तो वो यूट्यूब चैनल पे भी मेरे वो वीडियो है। तो उसका प्रोसेस यही है कि आप यूके में आना चाहते हैं, विज़िट पे आना चाहते हैं, और यहाँ पे कितना अर्सा रहेंगे, और एट द एंड ऑफ योर विज़िट यू विल लीव द यूके। तो उसमें ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप फॉलो कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये अमान विरक जी का मैसेज है। उन्होंने लिखा जी कि सर वी कैन पुट इंडेफिनेट इफ़ वी आर ऑन लीव टू रिमेन फ्रॉम 5 years बेस्ड ऑन अ चाइल्ड ब्रिटिश स्टेटलेस। अच्छा, वी कैन पुट इंडेफिनेट इफ़ वी आर ऑन लीव टू रिमेन फ्रॉम 5 year। मुझे आपका सवाल इतना क्लियर समझ नहीं आया कि चाइल्ड ब्रिटिश था लेकिन आपने स्टेटलेस भी इसको लिखा है, और आप कह रहे हैं कि वी पुट इंडेफिनेट इफ़ वी आर ऑन लीव टू रिमेन। अगर आप लीव टू रिमेन आपके पास थी तो वो कौन सी लीव टू रिमेन थी? डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन है, 2.5 साल की लीव थी? वो मुझे दो चार चीज़ें आपसे पूछ के फिर मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकूँगा। तो मेरा ऊपर नंबर आ रहा है, आप प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में जो है उसका जवाब मैं दे दूँगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नया एक चल रहा है जी, यूके सेटलमेंट। ओहो, ये ऊपर निकल गया जी। कहाँ गया?
ये लिखा है जी कि पाकिस्तान से वफ़ का वीज़ा अप्लाई करने के लिए वाइफ के पासपोर्ट पर खामन का नाम। ये वाला जो पॉइंट है मुझे आप थोड़ा डिटेल में वैसे पूछ लीजिएगा, लेकिन इन थोड़ा मुख्तसर सा मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए नॉर्मली होता क्या है कि ये जो मिडल ईस्ट साइड हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, दुबई है, ओमान है, कतार है, वहाँ के लिए वो लाजमी है कि जी कि आपका जो आईडी कार्ड है वो खामन के नाम का बना हो, जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर जो है वो नाम खामन का हो, वो टैली करते हैं। फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट का है कि जी वहाँ पे सारी चीज़ें नादरा से, वो इस किस्म की चीज़ें मिडल ईस्ट में ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन यूके चूँकि यहाँ पे इस तरह चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन इतनी मैटर नहीं करती कि जी के वो इस बेस के ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे जी कि आपका पासपोर्ट के ऊपर नाम जो है वो हस्बैंड का क्यों नहीं लिखा या कोई बाकी। क्योंकि यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हैं, आप यहाँ पे आज़ाद हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप सरनेम अपने वालिद का ही कंटिन्यू करें या आप अपने खामद का ही कंटिन्यू करें। तो ऐसा चीज़ यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो देयर शुडंट बी एनी इशू कि आपने अगर सरनेम वगैरह या आपने खामद का नाम नहीं लिखा तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। फॉर यूके देर इज़ नॉट प्रॉब्लम। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, आपका जो दिल करता है कीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यूके वीज़ा टाइमिंग ये क्या है जी? यूके वीज़ा टाइमिंग कितना है प्लीज़? अच्छा, यूके फैमिली वीज़ा टाइमिंग आपका मतलब है कि जो आप स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ाइल करें तो तब का टाइम पूछ रहे हैं, या जब आप पाकिस्तान से जो वीज़ा अप्लाई करते हैं फैमिली का उसका? अगर आप पाकिस्तान का पूछ रहे हैं तो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स जो है, 3 वीक के अंदर अंदर वो फैसला कर देते हैं, जवाब देते हैं। और अगर आप यूके का पूछ रहे हैं तो यूके में आजकल 3 से 6 माह लग ही जाते हैं। वैसे नॉर्मल टाइम 2.5-3 माह तक का होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आजकल डिले चल रहा है जी। देखिए जी, अब मुझे दीजिए इस लाइव सेशन से इजाज़त। आपने अभी तक अगर मेरे अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, मैसेज मुझे कीजिए, राब्ते में रहें। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मेरा, अगर टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर मेरा सारी नीचे वेबसाइट है, वहाँ पे सारी मेरी डिटेल्स आ रही हैं। तो वहाँ पे मेरा यूट्यूब का अकाउंट भी है, जहाँ पे ये वाली वीडियोस तो अभी ख़त्म हो जाएगी ये लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद। तो ये तो लेकिन मैं यहाँ यहाँ इसको डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ पे ये वाली वीडियो देख भी सकते हैं। लेकिन यूट्यूब के ऊपर नॉर्मल वीडियो चलती रहती है। ये बहुत ज़्यादा सवाल हैं, उनके सवालों के जिनके भी मैसेजेस जो हैं मुझसे मिस हुए हैं या मैं टाइम शॉर्टेज की वजह से नहीं जवाब दे सका, आप प्लीज़ मुझे मेरा मोबाइल नंबर ऐड कर लीजिए, तो मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा। तो अगर मुझसे कोई मैंने कोई गलत मेरे मुंह से बात निकल गई है तो मैं उसके ऊपर भी माफ़ी चाहता हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो आजकल कोरोना का ज़माना है, तो प्लीज़ थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करें। आप चाहे हेल्थी हों, सेहतमंद हों, लेकिन आपकी फैमिली में माइट भी कोई ऐसे बड़े हों, बुज़ुर्ग हों जो जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, तो ये ना हो कि आपकी गफलत उनकी जान ले जाए। तो एक दूसरे का ख्याल रखें, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, दुआओं में याद रखिए। और ये टेक केयर लिखा है उन्होंने, कीप वेल जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा कल फिर लाइव सेशन में मुलाकात होगी। तो लाइव सेशन में मुलाकात और भी मैं चाहता हूँ लोगों से हो। मैं इतनी एफ़र्ट करता हूँ, मेहनत करता हूँ आपके साथ बैठ के, एक एक घंटे से ज़्यादा ऐसे बोलता जाता हूँ। तो मुझे उसका इनाम कम से कम रिवार्ड आप ये दिया करें कि ये वीडियो को आगे शेयर कर दें, ताकि और लोग भी मेरे फॉलोअर बन जाएं, तब मुझे पता चले जी मेरी मेहनत का कोई तो सिला मिला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।